गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर है सर्कल्स। और आज हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज 15.1। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो हम देख लेते हैं ताकि एक्सरसाइज में हमें थोड़ा सा हेल्प मिल सके। ठीक है, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं है, हमें एक्सरसाइज ही सॉल्व करनी है, लेकिन कुछ बातें जो हमें पता होनी ही चाहिए। ओके, तो देखिए, सर्कल जैसे आप एक पॉइंट बनाते हैं और उससे एक फिक्स डिस्टेंस पर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से फिक्स डिस्टेंस लेता हूँ 3 सेंटीमीटर का। ओके, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक है, फिर मैं यहाँ से 3 सेंटीमीटर का फिक्स डिस्टेंस किसी भी साइड आप ले लीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर, ये। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंसेस हम क्रिएट कर रहे हैं, जब आप इन सब को मिलाएंगे आपस में, जो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं जो पॉइंट्स दे रहा हूँ, ये सब, ये पॉइंट्स, इनको जब आप मिलाएंगे तो आपको एक फिगर मिलेगा जिसको हम कहते हैं क्या? सर्कल। तो सर्कल एक 2D फिगर है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल एक, या इमेज आप कह लीजिए, जो एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर, या एक किसी पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर मौजूद पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। तो सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंटर। इसको हम सेंटर कहते हैं, इस पॉइंट को। और इस सेंटर से इस बाउंड्री को, जिसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस, तक की जो दूरी है उसको हम कहते हैं रेडियस। ये यहां से यहां तक रेडियस है। इसी सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर से ही जानी चाहिए, और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सरकमफ्रेंस पर मिलती है। ये भी पॉइंट सरकमफ्रेंस पर है, ये भी पॉइंट सरकमफ्रेंस पर है। इसको कहते हैं हम लोग डायमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, देख रहे होंगे आप। और इस डायमीटर में आपको रेडियस नज़र आ रहे होंगे। देखिए कितने रेडियस हैं? 2 रेडियस हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। तो डायमीटर में होते हैं 2 रेडियस, तो 1d इज इक्वल टू होता है 2r के बराबर। ओके, अभी हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं जो अ, इसमें हमारी मदद करेंगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, बस उससे ज़्यादा नहीं, बस उतना ही पढ़ना है जिससे हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए। ओके, बाकी जो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा वो इंट्रो वीडियो में होगा। अब देखिए, तो जो डायमीटर है वो हमारा ट्वाइस ऑफ रेडियस हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो डायमीटर है, ये, इसको हम कॉर्ड भी कहते हैं, लेकिन डायमीटर को कॉर्ड नहीं कहते। कॉर्ड असल में एक लाइन होती है जो सरकमफेरेंस टू सरकमफेरेंस चलती है। ये बीच में कहीं ऐसे रुकेगी नहीं, देख रहे हैं आप? सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस चल रही है ये यहाँ से यहाँ तक। ये जो कॉर्ड एरिया बना रही है, ये आप देख रहे हैं, ये कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। ये जो एरिया बना रही है, इस एरिया को कहते हैं हम लोग सेगमेंट। ये होता है सेगमेंट। ओके, जैसे आप देख रहे हैं ये सर्कल हमने बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर एक कॉर्ड हमने ड्रॉ करी, इसे कॉर्ड कहते हैं। इस कॉर्ड से ये सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो ये जो सीधे हिस्से हैं, ये सीधी लाइन ने जो हिस्से बनाए हैं,
इनको हम कहते हैं सेगमेंट। ओके, ये हो गया मेजर सेगमेंट यानी बड़ा सेगमेंट, और ये हो गया छोटा सेगमेंट यानी कि माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास एक कॉर्ड। ठीक है, तो ये कॉर्ड जो है जाते जाते रेडियस तक पहुंचता है और डायमीटर तक पहुंचता है, तो डायमीटर को भी कॉर्ड आप कह सकते हैं। सारी कॉर्ड डायमीटर नहीं होती, ये डायमीटर नहीं है, ये डायमीटर नहीं है, लेकिन डायमीटर एक कॉर्ड है। ओके, क्योंकि डायमीटर होने के लिए उसे सेंटर से जाना जरूरी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद इसी सर्कल को हम एक पोर्शन में और बांट देते हैं, जिसे हम कहते हैं सेक्टर। और ये सेक्टर जो है ये बनाता है आर्क। सेगमेंट बनाता है कॉर्ड, सेक्टर बनाता है आर्क। आर्क देखिए, ये सर्कल के सरकमफेरेंस का एक छोटा सा पोर्शन है, उसको कहते हैं आर्क। जैसे आपने देखा होगा जब हम कंस्ट्रक्शन करते थे, जब एंगल बनाते थे हम लोग कंपास से, तो हम एक कट लगाते थे ऐसे। तो वो असल में कट जो होता है वो सरकमफ्रेंस का हिस्सा होता है सर्कल के। अगर आप उसको कट ना लगा कर उसको पूरा एक कंप्लीट उस सर्कल को उसको बनाएं, जो भी वो आर्क जिसे हम बोलते थे उस आर्क को अगर आप कंप्लीट करें तो वो आपको सर्कल ही मिलेगा। तो ये असल में सर्कल का ही एक पार्ट होता था, इसको हम आर्क कहते हैं। तो यहाँ पर भी मैं सर्कल का केवल इतना हिस्सा ले रहा हूँ, तो इसको आर्क कहते हैं। तो ये जो एरिया क्रिएट करता है इसको कहते हैं हम लोग सेक्टर। या आपने देखा होगा अगर एक गोल केक है उसमें इस तरह का, या पिज़्ज़ा के जो स्लाइस है, जो पिज़्ज़ा काटा जाता है तो आपने देखा होगा ऐसे स्लाइस में आता है, तो वो हर एक स्लाइस जो है वो सेक्टर है। ओके, ये सेक्टर हो गया और ये भी एक सेक्टर हो गया। तो आप देख रहे होंगे छोटा सेक्टर तो मतलब माइनर सेक्टर, और बड़ा सेक्टर तो मतलब मेजर सेक्टर। ओके, तो सेगमेंट कॉर्ड बनाता है सेगमेंट, आर्क बनाता है सेक्टर। ठीक है, और ये सेंटर पर बना रहा है, देखिए अब सेंटर से लिया हमने ये पॉइंट। ओके, तो इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है हमारे पास जिस जो हमें 15.1 में यूज करनी है। ठीक है, थ्योरम क्या है बच्चे, देखिए वो कह रहा है कि अगर आप जो सेंटर पर एंगल बना रहे हैं किसी आर्क से, जैसे मान लीजिए ये एक आर्क, ये एक आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर पर जो एंगल बना रही है, आर्क की बात करें हम लोग, ये आर्क बना रही है सेंटर पर एंगल, मतलब जब मैं दो लाइन को मिला दूंगा एक एंगल यहाँ बनेगा। तो इसी आर्क से जो रिमेनिंग पार्ट पर, रिमेनिंग सर्कल पर जो एंगल बनेगा, ये देख रहे हैं आप, इस आर्क से एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। तो आप देख रहे हैं ये, देखिए आप, किसी एंगल को बड़ा छोटा देखने का तरीका ये भी है कि वो कितना खुला हुआ है। आप देखिए इसका मुंह इतना खुला हुआ है, और इसी इसी लाइन पर अगर मैं इस एंगल को बना दूं तो देखिए इसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है। तो हम यहाँ से भी पता लगा लेते हैं कि ये बड़ा एंगल है ये छोटा एंगल है। आप देखिए ये वाला जो एंगल है इसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है और इसका मुंह कम खुला हुआ है। तो थ्योरम कहती है कि ये वाला जो एंगल है जो सेंटर पर बना हुआ है ये ठीक इसका दोगुना होगा, यानी कि अगर ये x है तो ये 2x होगा, यानी अगर ये 40 है तो ये 80 होगा, ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये 120 होगा। देख रहे हैं आप कि किसी आर्क से सेंटर पर बनने वाला एंगल रिमेनिंग सर्कल पर बनने वाले एंगल का ठीक दोगुना होता है। अब यही नहीं, अगर आप इसी इसी आर्क से यहाँ पर कोई एंगल बना दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये, तो ये देख रहे हैं सर्कल पर बन रहा है, यानी सेंटर, एक तो सेंटर पर हो गया, इसका इस सरकमफ्रेंस से लेना देना नहीं है, और एक सरकमफ्रेंस पर हो गया। तो जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बनेगा उसका ठीक 2 टाइम्स होगा सेंटर पर वाला एंगल। ठीक है, तो यही है पहला थ्योरम हमारा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is 2 times of angle subtended by it on circle, ये remaining part of the circle।
कि रिमेनिंग सर्कल पर बनने वाला जो एंगल होगा उसका ठीक 2 टाइम्स होगा सेंटर पर बनने वाला एंगल। ठीक है। सेकंड, किसी सर्कल पर कोई लाइन है जो आपको पता है ना, कोई लाइन यानी कि कॉर्ड, ये कॉर्ड है, कॉर्ड इसको सेगमेंट में बांट देती है, एक ये वाला सेगमेंट, एक ये वाला सेगमेंट। तो इस कॉर्ड से अगर आप किसी एक सेगमेंट में कोई भी एंगल ड्रॉ करें, ये देख रहे हैं आप, ये सब एक ही सेगमेंट के एंगल है, मतलब ये इसी सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं, ये दिख रहा है आपको ये। तो कोई कॉर्ड एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बना रही है वो सारे इक्वल होंगे, यानी ये सारे एंगल इक्वल होने, सेम सेगमेंट में बनाए जाने वाले एंगल किसी कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, आप ये नापें, ये नापें, ये नापें, नापें, आपको दिखने में भले ही कैसे भी लगें, बट ये सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड थ्योरम कि एंगल इन सेम सेगमेंट फॉर्म्ड बाय एन, या ऐसे कर लीजिए, सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल होंगे फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड आर इक्वल। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड थ्योरम है हमारे पास कि सेमी सर्कल पर बनने वाला एंगल, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, सेमी सर्कल का मतलब होता है ठीक आधा सर्कल, इस पे जो एंगल बन रहे होंगे वो 90 के होंगे बच्चे, ये वाले, ये एंगल कोई सा भी, वैसे भी हमने पढ़ा है ना भी कि एक ही सेगमेंट पे बनने वाले, तो ये भी कॉर्ड से एक सेगमेंट ही बन रहा है, इस सेगमेंट पर जितने एंगल होंगे वो इक्वल तो होंगे ही, लेकिन अगर वो सेमी सर्कल में बन रहा है, सेमी सर्कल में तो आधे सर्कल में बन रहा है, तो वो 90 होंगे। ओके, तो सेमी सर्कल पर एंगल अब इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एंगल ये कॉर्ड बना रही है, या ये कह सकते हैं कि ये एंगल एक आर्क बना रही है। तो अगर वो आर्क बना रही है तो भी हम कहेंगे कि वो सेमी सर्कल की आर्क है। ठीक है, इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इससे आर्क से मानूं कि ये आर्क बना रही है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आर्क लिया ये, और इससे एक एंगल बनाया सर्कल पर, तो मैं कहूंगा कि ये एक एंगल 90 का होगा। और अगर वो 90 का है तो ये आर्क जो होगी वो सेमी सर्कल होगी। सेमी सर्कल मतलब ये पूरी सर्कल का ठीक आधा होगा। तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डायामीटर है, डायामीटर होता है आधे सर्कल पे, तो डायामीटर होता है, क्योंकि डायामीटर सर्कल को दो हिस्सों में बांट देता है, क्योंकि सेंटर से जाता है। तो डायामीटर से, या डायामीटर को कॉर्ड भी कह लें, तो कॉर्ड से एंगल सेमी सर्कल पर जो बनेगा वो 90 का होगा। तो इसी बात को हम कई तरीके से कह सकते हैं। तो एंगल फॉर्म इन सेमी सर्कल बाय, आप बोल लीजिए आर्क, और डायामीटर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कि इस सेमी सर्कल पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और अगर ये भी हम इसका कन्वर्स भी कह सकते हैं कि अगर वो 90 बन रहा है किसी कॉर्ड से, किसी सेगमेंट पर अगर कोई एंगल 90 बन रहा है, तो मतलब वो सेमी सर्कल ही होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी कॉर्ड से किसी सेगमेंट में, जैसे मान लीजिए इसका कन्वर्स भी हम देख लेते हैं, अगर मैं बोलूँ कि किसी कॉर्ड से किसी सेगमेंट पर, कॉर्ड क्या बनाती है, सेगमेंट, किसी कॉर्ड से किसी सेगमेंट पर अगर 90 का एंगल आ रहा है, तो मतलब वो कॉर्ड डायमीटर ही होगी, और वो सर्कल सेमी सर्कल ही होगा। वो ऐसा नहीं होगा यहाँ से यहाँ ऐसे नहीं जा रहा होगा, वो आधे सर्कल से ज़्यादा भी नहीं बन रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो 90 आ रहा है तो वो ठीक आधे पर ही होगा। ओके, ठीक। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ थ्योरम क्या है इसका। वो कह रहा है, मान लीजिए एक सर्कल है और इस पर एक लाइन सेगमेंट ये किन्हीं दो पॉइंट्स पर मिलती है।
और वो पॉइंट्स अलग अलग, मतलब ऐसा मान लीजिए कि एक तो सर्कल पर है, ये तो हमें पता है कि अगर इस कॉर्ड से इस सर्कल पर कहीं पर भी एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलूँ यहाँ पर एंगल बनेगा और यहाँ पर एंगल बनेगा, तो वो तो इक्वल होने, ये तो हमें पता है, थ्योरम कहती है कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पर बन रहे हैं। लेकिन वो बोल रहा है सपोज कीजिए कि किसी इस लाइन सेगमेंट से कोई पॉइंट है जो इस सर्कल से बाहर है, और ये कॉर्ड दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलती है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक ए पर मिलती है, एक बी पर मिलती है, और ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, यहाँ पर भी एंगल इक्वल आ रहा है, यहाँ पर भी एंगल इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हमने जो पॉइंट है इसको गलत अज्यूम किया है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये एंगल इक्वल है, ये कॉर्ड एक है, तो ये पॉइंट भी फिर यहाँ ही होना चाहिए, यही है थ्योरम, यही कह रहा है वो कि अगर वो पॉइंट सर्कल से आपने बाहर अज्यूम किया है, लेकिन उनके एंगल इक्वल हैं, सर्कल वाले पर और इस बाहर वाले के एंगल इक्वल हैं, और वो एक ही लाइन बना रही है, तो वो जो पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं कि वो पॉइंट जो होगा वो सर्कल पर मौजूद होगा, सर्कल से बाहर नहीं होगा। ओके, समझ में आया आपको कि वो पॉइंट सर्कल पर ही होगा, यानी ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, ये हम क्या कहेंगे इसको, ये कहाँ पर है, ये बाहर हो ही नहीं सकता, ये यहाँ पर ही मौजूद होगा, क्योंकि जब एंगल इक्वल है, तो अगर हमने ऐसा मान लिया कि ये पॉइंट बाहर है मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि हम अपनी पहली वाली थ्योरम को ही गलत साबित कर रहे हैं, जहाँ पर हम बोलते हैं कि सेम सेगमेंट में एंगल, सॉरी ये जो सेकंड वाली थ्योरम है, हम खुद ही इसको गलत रॉन्ग प्रूफ कर रहे हैं। यानी अगर इस ये सही हो रहा है तो फिर ये गलत होगा, तो इसका सही होना है, इसका गलत होना है, और अगर ये सही हो रहा है तो फिर ये वाली कंडीशन गलत है। ठीक है, हम फिर ये नहीं कह सकते कि ये इसके बाहर होगा, ये बाहर नहीं होगा, ये इसी में होगा, और तब इस तरह से ये सेम सेगमेंट के बन जाएंगे, ये कुछ सेकंड थ्योरम की तरह ही हो गया। समझ रहे हैं आप कि अगर कोई पॉइंट, कोई लाइन सेगमेंट इस सर्कल से बाहर किसी पॉइंट पर सेम एंगल बना रही है, तो वो एंगल इक्वल आ रहा है, तो वो इस सर्कल से बाहर नहीं हो सकता, वो पॉइंट वो इस सर्कल पर ही होगा। तो हम ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं कि ये जो हमने पॉइंट लिए थे, ये पॉइंट हमने जो लिए थे, ये क्या है, कौन साइक्लिक है, ये क्या है, ये कौन साइक्लिक, मतलब कि ये सर्कल पर ही मौजूद होगा, यही है हमारी फोर्थ थ्योरम। ठीक है, तो बस इतना में ज़रूरत है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे जो आपको फिगर्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक सर्कल है और इस पर यहाँ पर एक सेगमेंट बनाया गया है, ये एंगल आपको दे दिया गया है 50, ये वाला एंगल दे दिया गया है 42, और ये पूरा का पूरा दे दिया गया है x। ओके, आपको इस x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ये एक लाइन है और ये सीधी लाइन सेगमेंट बना रही है, एक तो ये छोटा वाला सेगमेंट और एक ये बड़ा वाला सेगमेंट। तो हमने अभी भी पढ़ा था कि एक कॉर्ड बोलते हैं इसे, इस लाइन सेगमेंट या इस कॉर्ड के द्वारा जो एक ही सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं, वो यहाँ हो कहीं पर भी हो, अगर वो इसी कॉर्ड से बन रहे हैं तो वो इक्वल होंगे। तो अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसको भूल जाइए आप, इसको देखिए, ये एक ट्राइंगल क्रिएट कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल में हमें दो एंगल मिल रहे हैं। देखिए मैं इसको साइड में बना देता हूँ, ये कुछ इस तरह से बन रहा है, देखिए ये देखिए, ये वाला हमें 42 पता चल रहा है, ये वाला हमें 50 पता चल रहा है, और ये वाला उसने x कहा था। तो किसी ट्रायंगल के इनर एंगल का सम कितना होता है, टोटल इंटीरियर एंगल सम कितना होता है, 180 होता है। तो मतलब 50, 42 और इस x को मिलाकर 180 आना चाहिए। तो 42 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 होना ही चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 50, 40, 90 और 2 92 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। x को अकेला करेंगे, 92 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू
कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 8, यहाँ पे बचेगा 7, 17 माइनस 9 ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर 0 तो 88 ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो x का वैल्यू आया ये कितना आया 88 डिग्री। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड देखते हैं। इस बार ये वाला एंगल दे दिया गया आपको x, ये वाला दे दिया गया 45 और ये वाला एंगल दे दिया गया 32। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ये फिगर्स कुछ, हमें आदत है हमेशा ऐसे फिगर्स देखने की जिसमें ये साइड हमेशा बेस हो। हम हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं कि हम फिगर देख रहे हैं तो ये बेस होना चाहिए और फिगर कुछ इस तरह से सीधा खड़ा होना चाहिए। मतलब हम इसको अपसाइड ही देखते हैं हमेशा। हम ऐसा ही मानते हैं कि ये सीधा इस तरह से होता है। हम कोई घर देख रहे हैं तो हमें नॉर्मली जो दिखता है वो ऐसे दिखता है। कोई भी जो कार आप देख रहे हैं तो इसको बेस मान के चलते हैं। तो हम हर जगह से जो हमारा परसेप्शन देखने का किसी फिगर को, वो हमेशा कुछ इस तरह से ही बनता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस में ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चंस में घुमा फिरा के देता है फिगर को। तो आप क्या करें, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी आपका फिगर बुक में बना है या आप बना रहे हैं उसे कॉपी पे, उसको आप अपने हिसाब से घुमा के एडजस्ट कर लीजिए ताकि आपको वो सही नज़र आए और आपको जैसी आदत है इसको बेस देखने की, उसको उसी तरह से आप देखें। अब देखिए, ये वाला जो एक्स है, अब इधर से ज़रा इसको देखते हैं, इस फिगर को इससे, तो हमें पता चल रहा है कि ये लाइन जो है एक सेगमेंट की तरह काम कर रहा है, ये वाला देखिए। ठीक है, और इस सेगमेंट में ये भी एक सेगमेंट है और ये भी एक सेगमेंट है। देखिए, ये लाइन भी एक सेगमेंट बना रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ से इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये एक स्टेप पहले ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको सेम सेगमेंट, इस लाइन से मानूँ कि ये सेम सेगमेंट में क्रिएट हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये 32 वाला दिख रहा है आपको, ये इस वाले एंगल के बराबर होना है क्योंकि सेम लाइन बना रही है, सेम सेगमेंट पे बना रही है। तो ये भी होगा कितना 32। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, फिर से एक ट्राइंगल मिल गया हमें, ये इस तरह से एक ट्राइंगल मिल गया। ठीक है, इसमें हमें ये पता चल गया 32 है, ये पता चल गया 45 है, तो ये कितना होगा, ये उसने x दिया है। तो फिर से हमें पता है कि क्या होगा, x प्लस 32 प्लस 45, ये मिलकर कितना आना है 180 आना है। ठीक है, तो कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 32 और 45 कितना हो गया, 40 30 70 और 7 77 77। तो x का वैल्यू हो गया कितना 10 माइनस 7 3, बचेगा 7 माइनस 7 0 और यहाँ पे 1 एज इट इज, तो 103 ये आ गया हमारा x का वैल्यू। ओके, तो इस तरह से ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये एंगल दिया गया हमें 20, ये एंगल दिया गया हमें x। ओके, और ये 90 दिया गया, हमें ये x फाइंड करना है। अब देखिए, यहाँ पे से आपको ये लाइन दिख रही होगी, तो इसका कोई बन नहीं रहा है एंगल्स, यहाँ पे सेगमेंट में नहीं बन रहा है, इस लाइन से कोई एंगल नहीं बन रहा है सेगमेंट पे, देख रहे हैं आप। इस लाइन से यहाँ अगर ये मिल जाता तो मैं बोलता एक एंगल ये बन गया, ये मिल जाता तो मैं बोलता इस सेगमेंट से, इस लाइन से ये एंगल बन गया। तो देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा शिफ्ट करूं और देखूं कि ये दो एंगल मुझे सर्कल पर मिल रहे हैं, देख रहे हैं आपको, लेकिन ये किसी एक लाइन सेगमेंट से नहीं जा रहे हैं, यानी ये किसी कॉर्ड से नहीं जा रहे। अगर मैं खुद से कंस्ट्रक्ट कर दूं ये कॉर्ड, तो अब आपको दिख रहा होगा कि इस कॉर्ड से ये दो एंगल एक ही सेगमेंट पे बन रहे हैं, देख रहे हैं आप। यहाँ से ये कॉर्ड हो गई, मतलब ये बाहर तक नहीं होती कॉर्ड, इसे सीकेंट कहते हैं, बस ये सर्कल तक लेना है आपने। ये जो सर्कल पर जो कॉर्ड है, इसे देखिए, अब एक एक यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है, तो एक ही सेगमेंट का हिस्सा हुए कि नहीं है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होने, तो मतलब ये भी कितना होगा 20। ओके, अब ये वाला एंगल देखिए,
हमें इस पूरे की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल एक्स बताना है और एक्स जो है वो यहाँ तक है। देखिए ये पूरा नीचे तक नहीं है एक्स, ये केवल यहीं तक है। तो यानी ये जो एक्स है ये इस पूरे ट्राइंगल का हिस्सा नहीं है, ये केवल यहाँ तक के ट्राइंगल का हिस्सा है। देख रहे हैं आप, इसमें इस तरह से बन रहा है ना, ये ऐसे करके, ये तो ये इस ट्राइंगल का हिस्सा नहीं है एक्स, एक्स असल में इस ट्राइंगल का हिस्सा है। तो हमें फिर ये ट्राइंगल चाहिए भी नहीं, हम केवल यहाँ तक की बात करेंगे। तो अब देखिए इस ट्राइंगल में हमें ये पता चल गया है 20, और यहाँ पर ये जो एंगल है 90 दिया है। ठीक है, अब देखेंगे बच्चे, आप हमेशा ध्यान रखें सीधी लाइन का, सीधी लाइन का रूल हमेशा याद रखें कि सीधी लाइन पर कितने भी एंगल बना ले वो, उन सब का सम हमेशा कितना होना है, 180। कितना होना है, 180। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये पूरी एक लाइन सीधी लाइन है, इसमें एक एंगल हमें 90 दे दिया है, तो दूसरा एंगल भी कितना होगा 90, यानी ये वाला एंगल भी हमें मिल गया कितना 90। तो इस ट्राइंगल पे हमें दो एंगल मिल चुके हैं, ये 20 था, ये हमें 90 मिल गया। ठीक है, इसे लीनियर पेयर कहते हैं। तो ये 90 मिल गया, तो हमें ये तीसरा एंगल x फाइंड करना है। तो हमें पता है x प्लस 20 प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 9 2 11 110। तो x का वैल्यू कितना आ गया 70। ओके, 180 माइनस 110 कितना होता है 70। तो ये आ गया x का वैल्यू। करते हैं इसका, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए यहाँ पर आपको एक एंगल दिया गया है 69, ये वाला दिया गया है 31, ये रहा x। आप देखिए ये लाइन सेगमेंट है, तो इससे ये जो एंगल बन रहे हैं ये एक ही सेगमेंट पर बन रहे हैं। दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, ये एक ही सेगमेंट पर है, दोनों ने इक्वल होना है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा। तो इसको हम देखिए जरा, पता कर सकते हैं क्या, जरा ध्यान से देखिए। ये जो ट्राइंगल दे रखा है बच्चे, इसी में ये दोनों एंगल दिए गए, 31 भी और 69 भी। ठीक है, तो तीनों एंगल का सम हमें पता है, 69 प्लस 31, और इसको मैं y मान लेता हूँ, प्लस y इज इक्वल्स टू कितना होना है 180। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 और 30 हो गया 100। तो y इज इक्वल्स टू हो गया कितना 80। तो जैसे ही हमारे पास ये आ गया कि ये 80 है, वैसे ही हमारे पास x भी आ जाएगा, सो दैट x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 80। x बराबर y, क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। ठीक है, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन कुछ सेकंड पार्ट की तरह ही है या थर्ड पार्ट की तरह ही है। देखिए यहाँ पर हमने ये किया था, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल थे, हमने बस एक कंस्ट्रक्शन किया था एक कॉर्ड का। वैसे ही हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे एक कॉर्ड को। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कॉर्ड बनाता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये कॉर्ड बनाई मैंने। तो इससे पता चल रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाए तो ये वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए कि इसको फाइंड कर सकते हैं हम लोग। देखिए अगर मैं एक कॉर्ड बना दूं तो ये दोनों तो इक्वल हो गई, हमें पता है कि एंगल ए बराबर एंगल डी होना है। तो एंगल ए निकालेंगे हम लोग कैसे। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, देख रहे हैं आप, और ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है ए पी सी, यहाँ से यहाँ तक। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाता, देख रहे हैं आप, ये एंगल पता चल जाता, तो मेरे को इस ट्राइंगल के दो एंगल मिल जाते, ये और ये, फिर मैं ये फाइंड कर लेता। तो ये देखिए ये बच्चे इस 120 से हमें मिल सकता है। देख रहे हैं आप, सीधी लाइन, हमेशा याद रखिए सीधी लाइन कितने का एंगल होगा 180 का। ठीक है, तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाना है 80, ओ सॉरी 60। देख रहे हैं आप, ये हमें दे दिया है 120, तो ये कितना होना है 120 प्लस, इसको मैं y मान लेता हूँ, प्लस y इज इक्वल्स टू 180 होना है। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60। तो ये एंगल हमारे पास 60 आ जाना है। अब देखिए इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल पता चल गए, ये 60 और ये 70। तो ये कितना हो जाएगा, और ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, हमें पता है y प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल्स टू होना है कितना 180। तो y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 7 6 13 130। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50। 180 में से 30 गया 50, तो यहाँ पे 50 आएगा। दूसरा आप ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए कि ये जो एंगल होता है, ये
ये असल में एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए। तो ये जो एंगल होता है बाकी दोनों का सम होता है, ठीक है। या आप तो या आप उस सीधी लाइन वाली से कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है। तो एक्सटीरियर एंगल है तो मतलब जो 120 है इन दोनों को मिलाकर आ रखा होगा। तो 70 हमारे पास है, तो क्या ऐड करूं कि 120 आ जाए, तो 50 ऐड करेंगे तो 120 आ जाए। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये जो ट्राइंगल था इस लाइन को इन्होंने इस तरह से खींच दिया, तो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं। देखिए ये इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये 120 है। तो इसमें से हमें पता था ये 70 है, तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम ही होता है 120, तो ये होगा 50 50। ओके, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो बस अब हमें 50 पता चल गया, तो हमें पता है y अगर 50 आ रहा है ये इक्वल्स टू होगा x, क्योंकि ये है एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। ओके, ठीक है। अब करते हैं इसका 6th पार्ट। देखिए आपको ये x फाइंड करना है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर पढ़ी थी बच्चे एक्सटीरियर एंगल वाली, देखिए हम वो यहाँ पर लगा सकते हैं। जरा देखिए इस वाले ट्रायंगल को देखिए, एक ट्रायंगल है पी सी और इसको मैं नाम दे देता हूँ एम। पी सी एम पे फोकस कीजिए, ये वाला दिख रहा है आपको। इस पूरे ट्रायंगल को, इसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से बना हुआ, देखिए इस तरह से। और इस पर एक लाइन बी से आगे की तरह जा रही है। सॉरी पी सी एम नहीं, पी सी बी को देखना है आपने, पी सी बी को, पी सी बी को देखिए जरा, दिख रहा है आपको। अभी अभी हमने पढ़ा था ये एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, जिसमें ये जो एंगल होता है ये बाहर वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी एक ट्रायंगल है इस तरह से, इसमें जो बाहर का एंगल होगा ये वाला, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। यानी अगर ये 60 है, ये 70 है, तो ये हो जाएगा 130। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बाहर वाला आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में भी तो वही कंडीशन बन रही है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल ही तो, देखिए इस ट्रायंगल से मिलता हुआ बाहर का एंगल, तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये वाला जो एंगल है ये वाला, जरा ध्यान से देखिए, ये इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल की तरह ही काम कर रहा है, दिख रहा है आपको, बाहर से दिख रहा है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 25 और 35 कितना होता है, 60। तो यानी ये आ गया हमारे पास 60, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, जिसे कॉर्ड मैं कह रहा हूं, एक कॉर्ड मैं अगर ड्रॉ कर दूं, तो देखिए इस कॉर्ड से ये सेम सेगमेंट पर बन रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको, ये और ये एक ही सेगमेंट के एंगल है इस कॉर्ड के द्वारा बने हुए। तो ये अगर 60 होगा तो एक्स भी क्या होगा हमारे पास, 60 होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो एंगल में एक्स फाइंड करना था वो 60 होगा, ठीक है। अब इसको प्रॉपर ढंग से हम जरा नोट कर लेते हैं। हम बोलेंगे इन ट्राइंगल बी सी पी, एंगल सी बी ए इज इक्वल्स टू, ये वाला जो एंगल है सी बी ए, आपको पता चल रहा है ना, सी बी ए ये वाला एंगल। एंगल कैसे देखते हैं, जिस लाइन से शुरू हो रहा है जिस लाइन पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से वहाँ तक जाना है, और इसको सेंटर पे बोलना है, बीच में रखना है इसको। मैंने यहाँ पे बी को बीच पे रखा है क्योंकि इसी पर एंगल बन रहा है। तो जो सी बी ए होगा वो सम ऑफ होगा एंगल पी सी बी प्लस एंगल किसके, सी पी बी के, सी पी बी के, देख रहे हैं आप, इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो सी बी ए कितना हो जाएगा, पी सी बी ये कितना था हमारे पास 25, और सी पी बी ये था हमारे पास कितना 35। तो 25 और 35 कितना हो जाएगा 60। तो हमें मिल गया सी बी ए कितना 60। और हमें पता है एंगल सी बी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ए, सी डी ए, और ये बराबर होना है किसके 60 के। और क्या है ये, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन हम नंबर 1 हमारा कंप्लीट।
अब इसके आगे क्वेश्चन करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।